नमस्कार, मैं डॉक्टर राजबाला आपके अपने यूट्यूब चैनल राज चहल एकेडमी पर आपका स्वागत करती हूँ। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एचटेट पीजीटी हिंदी की कक्षाएं चल रही हैं और जिसमें हम हर रोज 5 बजे लाइव आकर के काव्य शास्त्र पर चर्चा करते हैं। ठीक है, रस संप्रदाय पर हम बहुत विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं। अलंकार संप्रदाय पर भी हमारी 4-5 कक्षाएं हो चुकी हैं, जिस पर हमने पहले अलंकार के विषय में बहुत व्याख्यात्मक रूप से चर्चा की है कि जो कोई किस आचार्य ने जो है वो अलंकार के विषय में क्या कहा है, अलंकार का काम क्या है। यानी कि किसी भी तरीके से आपके पेपर में यदि प्रश्न बनता है तो इन वीडियोज से बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा, ऐसा मैं दावा करती हूँ। ठीक है, तो चलिए आज की जो वीडियो है वो हम शुरू करते हैं। इससे पहले हम जो हैं वो अलंकारों पर हम बात कर चुके हैं। जैसे यमक पर हमने चर्चा कर ली है, श्लेष पर हमने चर्चा कर ली है, अनुप्रास अलंकार पर भी हम व्याख्यात्मक रूप से चर्चा कर चुके हैं। और आज हम बात करेंगे हो गया। आज हम बात करें संजीव जी, नमस्कार। क्या वीडियो सही दिखाई दे रही है आपको? कमेंट करके बताइएगा। बफर हो रही है। हम्म, शायद नेटवर्क में कोई दिक्कत आ गई है तो इस वजह से रुक रुक कर चल रही है वीडियो। चलिए शुरू करते हैं एक बार। चलिए, जितने भी बच्चे जुड़े हैं एक बार हम शुरू कर लेते हैं। यदि ज्यादा दिक्कत आई तो हो सकता है कि कक्षा जो है वो बीच में बंद करनी पड़े। जितना हो सकता है हम करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब ठीक है मैम। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए, हम बात कर रहे थे रूप। हमने कल जो है वो उपमा अलंकार पर बहुत विस्तार से चर्चा की थी। वो वीडियो शायद आप लोगों को मिल गई होगी। और कल भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि वीडियो चलती चलते जो है वो लाइट चली गई थी, तो हमारी वीडियो जो है वो बीच में रुक गई थी। और हम रूपक अलंकार पर कल चर्चा कर रहे थे। ठीक है, आज हम जो है वो रूपक अलंकार पर ही चर्चा करेंगे। नीलम जी, गुड इवनिंग। देखिए, कल हमने चर्चा की थी कि जो रूपक अलंकार है, एक हमने उपमा अलंकार पर चर्चा की, उसके बाद में हम रूपक पर चर्चा कर रहे थे। ठीक है, रूपक का मतलब क्या होता है? रूपक का मतलब होता है अभेद आरोप। ये बात मैं आपको कल बता चुकी हूं, कल वाली वीडियो में भी आपने देखा होगा। देखिए, रूपक अलंकार में क्या किया जाता है? उपमेय, रूपक अलंकार में
उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाता है। ठीक है, अभेद आरोप किया जाता है। अब ये अभेद आरोप क्या होता है इसको हम समझेंगे। ठीक है, देखिए यदि कोई कहे कि चंद्र सा मुख, ठीक है, वहां तो क्या है, उपमा अलंकार है, क्योंकि चंद्र और मुख दो अलग अलग चीजें हैं और उनमें समानता दिखाई गई है कि चंद्रमा भी सुंदर है और मुख भी सुंदर है, तो वहां तो क्या हो गया, वहां हो गया आपका उपमा अलंकार। यदि ये कोई कहे कि मुख चंद्र, चंद्रमा पर मुख का आरोप कर दे, यानी कि कोई जो है वो भेद ही ना रहे, यानी दोनों चीजें जब एक हो जाती हैं तो वहां क्या हो जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। और रूपक अलंकार की देखिए, यदि मैं आपको सामान्य विद्यार्थी की भांति समझाऊं तो क्या है, इस तरह का योजक चिन्ह जहां लगा होता है लगभग वहां पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। ठीक है, लेकिन कई बार ये नहीं भी लगा होता तो आपको जो है वो एक समझ होनी चाहिए अलंकार के विषय में। ठीक है, तो रूपक अलंकार की क्या विशेषता है, मैया मैं तो चंद्र खिलौनो लेहूं, खिलौने को ही किसका रूप दे दिया है, चंद्र का रूप दे दिया गया है। यानी कि चंद्र सा खिलौना नहीं है, वो चंद्रमा ही खिलौना है, चंद्रमा को ही खिलौना मान लिया गया है। अभेद आरोप, खिलौने में और चंद्रमा में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं रहा है, तो ऐसी जगह पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। ठीक है, और एक बात और इसमें ध्यान में रखना आपके लिए जरूरी है कि आपका जो एचटेट का पेपर आता है उसमें आपको किस तरह से उलझाया जाएगा। देखिए, इसमें आपको ये कहा जाएगा कि इसमें रूपक में निषेध सहित आरोप होता है। रूपक में निषेध सहित आरोप होता है। ठीक है, आपके पेपर में लाइन देकर के संगत असंगत आपसे पूछा जाएगा, लेकिन ये जो है वो गलत है। रूपक के अंदर निषेध सहित आरोप नहीं होता, रूपक में निषेध रहित आरोप होता है। यानी वहां मनाही का तो कोई कारण ही नहीं होता, मनाही की वहां कोई बात नहीं होती, नकारात्मक वहां कोई भी शब्द नहीं होता है रूपक अलंकार में। इस बात का आप पूरा पूरा ध्यान रखेंगे। आई मेरी बात समझ में आपको? निषेध सहित आरोप कहां होता है, देखिए एक अपहनुति अलंकार होता है। ठीक है, कौन सा अलंकार होता है, एक अपहनुति अलंकार होता है। उस अपहनुति अलंकार में क्या है, निषेध सहित आरोप होता है। निषेध सहित आरोप कहां होता है, अपहनुति अलंकार में होता है। मुख नहीं चंद्र है, चंद्र नहीं मुख है, यानी नहीं, वैसे आरोप वहां भी हो रहा है लेकिन वहां पर नकारात्मकता है। ठीक है, वहां नहीं शब्द का प्रयोग हो रहा है तो वहां निषेध सहित आरोप, आरोप वहां पे भी है। ठीक है, चंद्रमा, जैसे कि ये कहें चंद्रमा को, मुख को देख करके कोई कह रहा है कि मुख नहीं है, ये चंद्रमा ही है। ठीक है, वैसे तो मुख चंद्र जो है किसमें कहा जा रहा है, रूपक में भी कहा जा रहा है। देखिए दो अंतर है अपहनुति और रूपक में। देखिए अब रूपक में तो क्या कहा जा रहा है, मुख चंद्र, ये तो क्या है, रूपक है। ठीक है, अब ये कहा जाए कि मुख नहीं चंद्र है, मुख नहीं चंद्र है, तो ये क्या है, यहां पर अपहनुति है। देखिए आरोप जो है वो चंद्रमा का मुख पर इसमें भी हो रहा है कि चंद्रमा रूपी मुख है। ठीक है, मुख को ही चंद्रमा का रूप दे दिया गया है। अभेद आरोप जो है यहां पर भी है, लेकिन यहां नहीं जैसा कोई भी काम नहीं है। कैसा आरोप है यहां पर, अभेद आरोप है। आई बात समझ में? लेकिन मुख नहीं चंद्र है, देखिए यहां पर आरोप तो मुख के ऊपर चंद्रमा का यहां पर भी हो रहा है, लेकिन यहां क्या है, यहां पर नकारा जा रहा है।
ठीक है, तो यहां पर क्या है, अपहनुति अलंकार है। यहां आपको उलझाया जाएगा और आपको ये दिमाग में बात रखनी है कि उपमा में, इसमें अपहनुति में निषेध सहित आरोप होता है और रूपक में निषेध रहित आरोप होता है। इसी पंक्ति में उलझाया जाएगा, आपको ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखिए, ये बात आ गई होगी आपको समझ में। ठीक है, रूपक में क्या होता है, आरोप किया जाता है। बात में मुझे लगता है बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, समझ गए होंगे आप कि मैं क्या कहना चाहती हूं। ठीक है, अब ये रूपक जो अलंकार है, देखिए इस रूपक अलंकार के तीन भेद हैं, यही समझ लेते हैं। रूपक अलंकार के तीन भेद हैं। एक तो है निरंग रूपक, निरंग रूपक। दूसरा क्या है, परंपरित रूपक। ठीक है, दूसरा क्या है, परंपरित रूपक। और एक क्या है, सांग रूपक। ठीक है, अब निरंग रूपक तो क्या होता है, देखिए निरंग का मतलब होता है जहां अंग नहीं है, अंग रहित। ठीक है, निरअंग, अंग रहित। अंग का क्या मतलब होता है कि एक ही बार जो है वो आरोप किया जा रहा है, बार 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 आरोप नहीं हो रहा है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौनो लेहूं, मैया मैं तो चंद्र खिलौनो लेहूं। मैया मैं तो चंद्र खिलौनो लेहूं। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर चंद्र खिलौनो, चंद्र रूपी खिलौना, कोई अंग नहीं है, एक ही बार जो है वो रूपक का प्रयोग किया गया है कि मैया मैं तो चांद रूपी खिलौने खिलौने को लूंगा। कृष्ण यशोदा से जिद कर लेते हैं। और एक उदाहरण क्या है कि चंद्रमा, हाँ एक उदाहरण है कि, एक मिनट, चरण कमल बंदो हरिराई, है ना, चरण कमल बंदौ हरि राई। ठीक है, चरण रूपी कमल, यहां जो है वो चरणों की तुलना किससे की गई है, कमल से की गई है कि चरण कमल बंदौ हरिराई, कि मैं जो है वो कमल के समान चरणों की वंदना करता हूं। ठीक है, हरि के जो चरण है वो किसके समान है, कमल के समान है, मैं उसकी वंदना करता हूं। ठीक है, ये बात तो आ गई होगी समझ में। देखिए सीधी सी, आपको सैद्धांतिक चीजों में जाने की जरूरत नहीं है, आप केवल इतना समझ लीजिए, जहां रूपक का एक बार प्रयोग होता है वहां निरंग रूपक है। ठीक है, जहां एक बार रूपक आ रहा है वहां क्या है, निरंग रूपक है। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं, सॉरी, दूसरा हम बात करते हैं सांग रूपक। सांग रूपक यदि हम सैद्धांतिक बात करें तो इसमें अंग सहित जो है वो आरोपण होता है। लेकिन यदि हम व्यवहारिक रूप से बात करें, समझने की दृष्टि से बात करें, तो इसमें क्या है, दो से अधिक बार, ध्यान रखिए, दो से अधिक बार यदि रूपक का प्रयोग आपको मिलता है तो वहां पर क्या है, वहां पर सांग रूपक है। ये बात आप याद रख लेंगे तो पहचानने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कई बार क्या है, भेद भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे जैसे एक उदाहरण देखिए, सखी नील नभसर में उतरा। देखिए, चलिए एक छोटा सा उदाहरण देख लेते हैं। बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, ये जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं। अंबर पन घट में डुबो रही, अंबर
पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। तारा घट उषा नागरी। ठीक है, तो देखिए इन पंक्तियों का अर्थ क्या निकलता है कि बीती विभावरी जागरी, कि रात जो है वो बीत चुकी है, अब तुम्हें जागना चाहिए। और रूपक यहां पर क्या है, अंबर रूपी पनघट, ठीक है, तारा रूपी घट और उषा रूपी नागरी। तीन जगह यहां पर क्या हो रहा है, तीन जगह यहां रूपक का प्रयोग हो रहा है। एक तो समझने की बात यह है, यदि आपको बिल्कुल कोई सिद्धांत याद नहीं करना है, केवल और केवल पेपर की दृष्टि से आपको चीजें याद करनी है, तो इस तरह से आप सांग रूपक को पहचान सकते हैं। ठीक है, और यदि हम सुमित ब्लोगर रूपक, रूपक की ही बात कर रहे हैं बेटा। देखिए, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। ठीक है, तो यहां पर तीन बार आरोप हो रहा है। अब सांग रूपक कैसे हैं इसमें देख लेते हैं। देखो, उषा रूपी जो उषा को क्या नाम दिया गया है, नागरी। ठीक है, औरत। ठीक है, औरत फिर क्या कर रही है, यहां पर जो अंबर है उसको किसकी जगह दे दी गई है, पनघट का रूप दे दिया गया है। ठीक है, औरत क्या भर रही है, पानी भर रही है, और किससे भर रही है, घड़े से भर रही है। औरत घन पनघट पानी, है ना, तीन चीजें हो गई, अंग हो गया ना, सारे अंग हैं इसके अंदर। ठीक है, और जो है अगर हम अंबर की दृष्टि से इसको देखें तो उषा, अंबर और तारा, ये तीनों एक ही जगह के जो हैं वो अंग हैं। ठीक है, उषा भी जो है वो अंबर का अंग है, तारे भी अंबर का अंग है, अंबर अपने आप में है ही। ठीक है, तो इस तरह से आप जो हैं वो पहचान सकते हैं। देखिए, इतना गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, केवल आप इतनी बात याद रख लीजिए कि जहां दो से अधिक बार रूपक किसी एक पंक्ति में आ रहा है, एक जगह पर आ रहा है, तो वहां तो क्या है, सांग रूपक है। ठीक है, जहां पर दो बार रूपक का प्रयोग हो रहा है वहां परंपरित रूपक है, और जहां पर केवल एक बार रूपक का प्रयोग हो रहा है वहां निरंग रूपक है। समझने की बात है, आसान सी बात है, इसको याद कर लीजिए। अगर इस तरह से याद करेंगे तो बड़ी आसानी से आप जो है वो रूपक के भेद को पहचान लेंगे। जैसे देखिए, परंपरित रूपक की हम बात कर लेते हैं। परंपरित रूपक, देखिए परंपरित रूपक में क्या होता है, एक रूपक जो है वो दूसरे का कारण होता है। यहां पर कार्य कारण संबंध होता है परंपरित रूपक में, यदि हम परिभाषा की बात करें। ठीक है, क्योंकि आपके पेपर में इस तरह से भी प्रश्न आते हैं ना, संगत असंगत में। ठीक है, तो परंपरित रूपक में क्या होता है, कारण और कार्य की बात होती है। ठीक है, जैसे कि प्रेम पथिक है खड़ा द्वार पर। जैसे क्या है, प्रेम पथिक है खड़ा द्वार पर, है खड़ा द्वार पर, हृदय कपाट खोल दो तुम। हृदय कपाट खोल दो तुम। ठीक है, यहां पर देखिए कारण है और कार्य है। जैसे कि प्रेम रूपी पथिक जो है वो कहां खड़ा है, द्वार पर खड़ा है, और यदि कोई द्वार पर खड़ा है तो उसके लिए आप क्या खोलेंगे, आप दरवाजा खोलेंगे। ठीक है, और यहां पर क्या खोला जा रहा है, हृदय रूपी कपाट खोला जा रहा है, यानी कि एक के लिए दूसरा जो है वो कारण बन जाता है। ठीक है, तो हृदय कपाट खोल दो तुम। समझ में आ गई होगी ना मेरी बात में क्या आपको बताना चाह रही हूं। ठीक है, तो देखिए, प्रेम पथिक है खड़ा द्वार पर, हृदय कपाट खोल दो तुम।
तो यहाँ पर क्या है, प्रेम रूपी पथिक जो है वो द्वार पर खड़ा है और उसके लिए आप क्या कर दीजिए, हृदय रूपी कपाट खोल दीजिए। यानी कि एक कारण है और दूसरा कार्य हो रहा है। यदि कोई आपके दरवाजे पर खड़ा है तो तभी आप जो है दरवाजा खोलेंगे। आ गई बात ना समझ में कि परंपरित रूपक है क्या। ठीक है, आगे देखिए, एक और उदाहरण है, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनहारी। देखिए, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। ठीक है, संशय विहग उड़ावन हारी। देखो, राम कथा रूपी, ठीक है, सुंदर करतारी मतलब ताली, ठीक है, संशय रूपी विहग को उड़ाने वाली है, इसका ये अर्थ निकलता है। अब जब ताली बजती है, ठीक है, ताली बजती है तो क्या होता है, शोर, शोर के माध्यम से जो पक्षी हैं वो क्या होते हैं, उड़ जाते हैं। ठीक है, ताली बजाने से पक्षी उड़ जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या बताया गया है कि राम कथा रूपी जो सुंदर ताली है, ठीक है, उस ताली से क्या है, संशय रूपी विहग जो है वो दूर हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। यानी किसी प्रकार का कोई संशय मन में नहीं रहता। देखिए, बात साधारण सी है, समझने की है। प्रेमलता कुमारी स्वागत है, गुड इवनिंग। देखिए, मैंने आपको 3 बातें जो बताई हैं उनको ध्यान में रखिए। एक तो मैंने आपको बताया है कि रूपक में क्या होता है, हमेशा अभेद आरोप होता है। आरोप जो होगा वो हमेशा निषेध रहित आरोप होगा। निषेध सहित आरोप कहाँ होता है, निषेध सहित आरोप होता है अपहनुति में। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ उलझाया जा सकता है, प्रश्न बनेगा तो यहीं से बनेगा, असंगत असंगत में यदि बनता है तो। ठीक है, और यदि आपसे रूपक अलंकार का उदाहरण देकर के प्रश्न में और उसके भेद पूछे जाएं कि इसमें सांग है, इसमें निरंग है, या इसके अंदर परंपरित है, ठीक है, 3 ही भेद है, तो आप क्या ध्यान में रखेंगे। यदि एक बार रूपक का प्रयोग हो रहा है वह निरंग रूपक है, 2 बार प्रयोग हो रहा है रूपक का, वहां आप परंपरित रूपक पर जो है वो निशान लगाएंगे। और यदि 3 बार, 2 से अधिक बार, 3 बार 4 बार भी हो सकता है, तो वहां क्या है, वहां सांग रूपक है। इतनी सी बात ध्यान में रख लीजिए, ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। आ गई होगी ना मेरी बात समझ में। देखिए, आगे देखते हैं थोड़ा सा। देखो, रूपक अर्थात जिसका कोई रूप हो, रूप से युक्त, हमने बात कर ली है। उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होता है, वहां क्या होता है, रूपक होता है। उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं रहता, यानी कि जहां उपमान और उपमेय के बीच का भेद जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। मैया मैं तो चंद्र खिलौनो लहूं, ठीक है ना, मुख ही चंद्र है तो वो है। ठीक है, गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, रूपक अलंकार। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब इसका उत्तर आप देंगे मुझे, मैंने आपको इतना समझा दिया है, आपको उत्तर देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आप इसका उत्तर दीजिए मुझे कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसमें कौन सा अलंकार है, रूपक का कौन सा भेद इसके अंदर है, आप उत्तर दीजिए मुझे। यहां देखो, यहां राम रतन को धन बता दिया गया है, राम रतन उपमेय पर धन उपमान का आरोप है, एवं दोनों में अभिन्नता का आरोप है। आप उत्तर दीजिए मुझे, कौन सा भेद है यहां रूपक का। रूपक अलंकार के 3 प्रमुख भेद होते हैं। देखिए, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, निरंग रूपक, जहां अंगों के बिना उपमेय में आरोप हो वहां निरंग रूपक होता है, मैंने आपको समझा ही दिया है। नयन नीलिमा के लघु नभ में, नयन रूपी नीलिमा, एक ही बार जो है वो बात हो रही है, तो कौन सा अलंकार है,
हाँ जी, नीलम रानी कह रही हैं निरंग रूपक है। शाबाश बेटा, बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया। मुख चंद्र, मुख पर चंद्रमा का आरोप है। चरण कमल एक ही बार है, तो यहां पर क्या है, निरंग रूपक है। ठीक है, आगे देखिए, रूपक अलंकार में जो सांग रूपक है, ठीक है, जब उपमा सहित उपमान का आरोप हो, अंगों सहित उपमान का निवास, जैसे कि एक उदाहरण है, देखिए कि सखी नील नभसर में उतरा, हंस आहा तरता तरता, अब तारिक मोतिक शेष नहीं, निकला जिनको चरता चरता। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं। तो इनमें क्या है, देखिए, सखी सखी नील नभसर में उतरा, ये है हंस आहा तरता तरता, अब तारिक मोतिक शेष नहीं, अब तारिक मोतिक शेष नहीं, निकला जिनको चरता चरता, निकला जिनको चरता चरता। यहां एक बात और मैं आपको बताऊंगी, देखिए, सखी नील नभसर, नीले रंग का नभ रूपी सरोवर, नभसर क्या है यहां पर, यहां है नभ रूपी सरोवर। ठीक है, हंस यहां पर क्या है, सूर्य है, और एक हंस कौन सा है, जो हंस जो सरोवर में तैरता है। ठीक है, अब तारिक मोतिक, यहां पर तारिक मोतिक क्या है, तारों रूपी मोती। ठीक है, यहां पर क्या है, तारों रूपी मोती। शेष नहीं जिनको, निकला जिनको चरता चरता। ठीक है, तो देखिए यहां पर एक तो आपको ये बात देखनी है कि यहाँ तीन उपमान जो हैं वो प्रयोग हो गए हैं, नभ रूपी सरोवर, हंस और सूर्य, हंस रूपी सूर्य, और क्या है, तारिक तारा रूपी मोती। ठीक है, अब अंग सांग इसमें कैसे है कि जो सरोवर है, जैसे नभ है, नभ में सूर्य होता है और तारे होते हैं। ठीक है, नभ के अंग हो गए सूर्य भी और तारे भी। ठीक है, अब किसका रूप दे दिया गया है, सरोवर का, सरोवर में हंस है, और हंस क्या चुगता है, मोती चुगता है। ठीक है, तो यहाँ सारे अंगों का प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, सांग रूपक अलंकार है। इतनी बात मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में आएगी, या फिर आपके पास पेपर में इतना कुछ सोचने का समय होगा, क्योंकि पेपर बहुत लेंथी आता है, बहुत सारे प्रश्न आपको करने होते हैं। केवल हिंदी ही वहां नहीं करनी है, आपको मैथ्स भी करना है, वहां आपको रीजनिंग भी करनी है, वहां आपको साइकोलॉजी भी करनी है, वहां आपको पेडागोजी भी करनी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप जो मैंने आपको ट्रिक बताई है उसके माध्यम से रूपक अलंकार को समझेंगे। ठीक है, दो से अधिक भेद है तो सांग, दो हैं परंपरित, एक है तो निरंग। आ गई बात ना समझ में। हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाह रही थी, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि जहां पर ये योजक चिन्ह हो, ठीक है, वहां पर 99% क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। लेकिन यहाँ ये जो है, ये इस ट्रिक को फेल कर रही है ये चीज। कैसे, देखो, यहाँ तरता तरता में योजक चिन्ह तो यहाँ भी है, योजक चिन्ह यहाँ भी है, लेकिन यहाँ रूपक नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कौन सा अलंकार है यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है, आई बात समझ में। कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि तरता तरता चरता चरता, इन दोनों में क्या है, कोई समान अर्थ निकल रहा है दोनों का, कोई अर्थ भेद यहां पर नहीं है। जब दोष एक ही शब्द दो बार प्रयुक्त हो, कोई अर्थ भेद ना हो, तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। एक शब्द दो बार प्रयुक्त हो, अर्थ भेद हो, वहां यमक अलंकार होता है।
एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हुए हों, वहां पर क्या होता है, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। मुझे लगता है कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। एक बार कमेंट करके बताइए कि आपको जिस तरह से समझाया जा रहा है आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, या फिर कोई और उदाहरण देने की आपको जरूरत है। क्या रूपक अलंकार आपको समझ में आ गया? एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा सभी बच्चे, ताकि हम आगे बढ़ सकें। नीलम रानी कह रही हैं यस मैम, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। परंपरित रूपक, जहां एक आरोप दूसरे आरोप का कारण हो। देखिए मैंने आपको बताया था कि कार्य कारण संबंध जहां हो वहां पर क्या होता है, वहां पर परंपरित रूपक होता है। दो बार रूपक का प्रयोग जब हो वहां क्या होता है, परंपरित रूपक होता है। ठीक है, जैसे कि आरोपों की श्रृंखला सी बन जाए, जहां एक आरोप, ये पता नहीं क्या लिख दिया। देखिए जैसे राजन खल वन के लिए आप दावाग्नि हैं, ठीक है, खल रूपी वन के लिए आप क्या हैं, दावाग्नि हैं। राजन व दावाग्नि खल वन आपस में मिलकर एक दूसरे को सार्थक बनाते हैं। कि राजन खल रूपी वन के लिए आप जो है वो जंगल रूपी अग्नि है। तो इस तरह से जो है वो इसका अर्थ निकलता है। अतिशोक्ति अलंकार, ठीक है। अतिशोक्ति अलंकार देखिए कहाँ होता है, अतिशोक्ति अलंकार जहां पर लोक सामान्य से बढ़कर चीजों को बताया जाता है, वहां पर क्या होता है, वहां अतिशोक्ति अलंकार होता है। यानी कि जो चीजें लोक सामान्य में नहीं है और उन चीजों को बढ़ा चढ़ा कर के बताया जाए, तो वहां अतिशोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो वहां पर क्या है, अतिशोक्ति अलंकार है। देखिए अतिशोक्ति अलंकार, ठीक है। अतिशोक्ति का अर्थ है अतिशय, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर कहा गया कथन। अतिशय उक्ति यानी कि बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात जो है। सामान्य क्या होता है, लोक सीमा का उल्लंघन होता है। यहाँ पर उपमेय को छिपाकर उपमान के साथ उसकी अभेद प्रतीति की जाती है। उदाहरण, लहरें व्योम चूमती उठती। अब लहरें तो आकाश को तो नहीं चूम सकती, ठीक है, लहरें जो हैं वो बहुत ऊंची उठ सकती हैं, लेकिन लहरें आकाश को चूम ले इतना भी जो है वो उनमें सामर्थ्य नहीं है। लोक सीमा से बढ़कर कथन है ये। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है वो अतिशयोक्ति अलंकार है। यहाँ समुद्र की लहरों को आकाश को चूमते हुए कहकर उसकी अतिशय ऊंचाई का उल्लेख किया गया है। इसके भी जो हैं वो भेद होते हैं अतिशयोक्ति अलंकार के। अतिशयोक्ति अलंकार के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। एक तो प्रश्न आपका यहीं से बन गया, पूछा जा सकता है कि अतिशयोक्ति अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो अतिशयोक्ति अलंकार के 6 भेद होते हैं, ठीक है। एक तो क्या होता है, रूपा अतिशयोक्ति, ठीक है। भेद में अभेद, रूपक अतिशयोक्ति, जहां उपमेय को छिपाकर केवल उपमान का बोध करवाया जाए। जैसे बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं और कहाँ से ली गई हैं, आंसू जो है वो इनका एक काव्य संकलन है जिसका प्रकाशन हुआ था 1925 में, जिसको स्मृति काव्य भी कहा जाता है। आंसू से ये पंक्तियां ली गई हैं, ठीक है। यहाँ विधु द्वारा मुख उपमेय को छिपाकर काली जंजीरों द्वारा केश उपमेय का बोध कराया जाता है। देखिए किसने बांधा था, किसने इन काली जंजीरों से, ठीक है, चंद्रमा ने जो है वो काली जंजीरों से। देखिए विधु यहाँ मुख को कहा गया है और
काली जंजीरें किसको कहा गया है कि नायिका के मुख के ऊपर जो काले रंग की लटाएं लटक रही हैं उसको क्या कहा गया है, काली जंजीरें कहा गया। अब विधु को काली जंजीरों से नहीं बांधा जा सकता, ठीक है, और इसीलिए यहाँ छुपाया गया है उसको, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रूपातिशोक्ति अलंकार है, ठीक है। भेदा अतिशोक्ति अलंकार, भेदक अतिशोक्ति अलंकार, जहां अभेद रहने पर भी भेद का वर्णन हो। दूसरा मतलब इत्यादि शब्दों का प्रयोग हुआ हो, ठीक है। जैसे धरा सिंधु नभ कांपे सहसा विकल जीवों के प्राण, की धरा सिंधु नभ इत्यादि, ठीक है। मतलब कि भेदक अतिशोक्ति अलंकार क्या होगा, कई उपमान हैं और आप उनमें इत्यादि लगा करके देख लेंगे तो वहां पर आपको पता लग जाएगा कि भेदक अतिशोक्ति अलंकार है। धरा सिंधु नभ मतलब सब कुछ ही कांप रहा है ना, केवल 3 की बात की गई है, कांप सब कुछ रहा है। धरा सिंधु नभ इत्यादि जो है वो कांप रहे हैं और प्राणों के जीवन जो है वो विकल हो रहे हैं, ठीक है। जहां धनुष उठाया ज्यों ही उसने और चढ़ाया उस पे बाण, धरा सिंधु नभ का कांपना उसकी क्या है, अतिशोक्ति है। इत्यादि इसमें लगा करके आप इसे ढूंढ सकते हैं। असंबंधातिशोक्ति अलंकार, जहां से संबंध के रहने पर भी संबंध का अभाव रहता है, संबंध है लेकिन फिर भी क्या है, दिखाया नहीं जा रहा। वह सजीव रचना थी युग की, पल में आकर झलकी, नहीं समाई जड़े जंगम में, छवि उसकी जो झलकी। यहाँ श्री कृष्ण की छवि जड़े जंगम में न समाने की बात कही गई है, लेकिन जो श्री कृष्ण की जो छवि है वो जड़ में भी है और चेतन में भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसको उसका अभाव जो है वो दिखाया जा रहा है, इसलिए संबंध असंबंध अतिशयोक्ति है। आगे देखिए, संबंधातिशोक्ति, संबंध न रहने पर भी संबंध बताया जाए तो वहां होगा, ठीक है। पड़ी तरल यमुना तरंगणी घनी खड़ी हो जावे, तो उस अंग भंगमा का कुछ रंग ढंग वह पावे। यहाँ कृष्ण के शरीर के आंशिक दृश्य पाने हेतु तरल यमुना के संबंध में असंबंध कल्पना जो है वो असंबंध है, संबंध में असंबंध कल्पना है, ठीक है। संबंधातिशोक्ति मतलब कि जहां संबंध न रहने पर भी संबंध बताया जाए। देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है, पड़ी तरल यमुना तरंगणी, कि जो यमुना रूपी जो तरंगणी है वो घनी खड़ी हो जावे, उस अंग भंगिमा का कुछ रंग ढंग वह पावे। किसकी अंग भंगिमा का, श्री कृष्ण की अंग भंगिमा का, यानी कि जो यमुना है वो तरंग, यमुना नदी जो है वो क्या है, श्री कृष्ण की अंग भंगिमा का जो है वो दिखाई गई है। यानी कि श्री कृष्ण और यमुना के शारीरिक संबंध यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी दर्शाया जा रहा है, संबंध बताया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या है, संबंध अतिशोक्ति है, ठीक है। एक कर्मातिशोक्ति, जहां कार्य और कारण एक साथ होना कहा जाए, वह शर उधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ। मतलब कि यहाँ बाण का गांडीव और जयद्रथ का सर छिन्न वैसे ही हो गया, जहां बाण का गांडीव से छूटना कारण और कटना जो है वो कार्य है। मतलब कारण और कार्य, जैसे धनुष से बाण छूटा, जयद्रथ का जो सिर है वो कट गया, यानी कि धनुष छूटने से सिर कटा है, तो यहाँ कारण और कार्य है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, अकर्मातिशोक्ति। मतलब हम कहते हैं ना कि जो एक उदाहरण है चेतक का, चेतक इस मतलब कि महाराणा ने कहा इस पार चेतक पहुंचा उस पार, महाराणा ने सोचा ही था कि चेतक उस पार पहुंच गया, है ना। तो वहां पर इस तरह के जो उदाहरण होते हैं वहां पर कौन सा अलंकार होता है, वहां पर होता है अकर्मातिशोक्ति अलंकार। महाराणा ने सोचा इस पार चेतक पहुंचा उस पार, इस तरह से, ठीक है। अंत्यातिशोक्ति, ठीक है, जहां कारण के पहले ही कारण का होना कहा जाए। हाँ ये तो देखिए अतिशोक्ति, जहां कारण से पहले, कारण के साथ काम हो रहा है, कार्य के साथ, कारण के साथ कार्य हो रहा है, वहां तो क्या है आपका, वहां है अकर्मातिशोक्ति, ठीक है। और यदि अंत्यातिशोक्ति, कारण मतलब जो है वो
कारण बाद में आ रहा है, कार्य पहले हो रहा है, तो वहां क्या होता है, अंत्यातिशोक्ति। ठीक है, जैसे पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब चेतक था उस पार। ठीक, राणा ने सोचा ही था कि चेतक जो है उस पार चला गया, मतलब जो है वो कारण से पहले ही कार्य हो रहा है, तो वहां पर क्या है, वहां अंत्यातिशोक्ति अलंकार है। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही जो है वो इतनी ही चर्चा करेंगे, और कल हम मानवीकरण पर बात करेंगे, और उसके पश्चात और भी आपके अलंकार हैं, उन सभी अलंकारों पर हम चर्चा करेंगे, जैसे उत्प्रेक्षा है, अपहनुति है, लगभग जो आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए अलंकार हैं उन सभी अलंकारों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है तो कल की क्लास भी आपके अलंकारों पर ही होगी, और मेरा आपसे एक निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इन कक्षाओं को पहुंचाइए, और जब भी आप वीडियो देखते हैं, चाहे रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, चाहे बाद में उन वीडियोस को देख रहे हैं, तो हाइप का बटन जो है वो अवश्य दबा दिया कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जो विषय वस्तु, जो मैटर मैं आपको फ्री में उपलब्ध करवा रही हूँ ना बेटा, वो चीज़ें आपको पेड में भी इतनी अच्छी तरह से नहीं मिलती, तो थोड़ा सा आप भी जो है वो अपनी तरफ से प्रयास कीजिए कि जो कक्षाएं हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं कल 5 बजे, और उससे पहले हम मिलते हैं रात को 8 बजे लाइव प्रश्नोत्तरी में, और आज हम अभ्यास प्रश्नोत्तरी ही करेंगे। पुराने जो प्रश्न पत्र हैं उन पर बहुत गहरी चर्चा होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में विद्यार्थी जो है रात को 8 बजे लाइव कक्षा में भी जुड़िए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं रात को 8 बजे। धन्यवाद।